नमस्ते दोस्तों। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। हिंदी और मैथिली की लोकप्रिय लेखिका, लोक गायिका, सफल नाट्यकर्मी, गीतकार, अनुवादक और टीवी सिनेमा की चर्चित हस्ती हैं विभा रानी। अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से कैंसर जैसे रोग पर विजय हासिल करने वाली विभा रानी जी का व्यक्तित्व बहुआयामी है। आज इनकी ही लिखी एक कहानी सुना रही हूँ, पीली पुस्तक। कहानी बहुत रोचक है, ध्यान से सुनिए। तो सुनिए कहानी आशा की जुबानी। संध्या फूल जैसी गुलाबी संध्या दीदी किसी रंगहीन गंधहीन पुष्प की तरह सफ़ेद हो गई थी। रंग बदलने में उनका कोई दोष नहीं था। गुलाबी रंग का आलता, गुलाबी रंग की चूड़ी, गुलाबी रंग की ओढ़नी से गुजरते हुए गुलाबी रंग की साड़ी, गुलाबी रंग की लिपस्टिक, गुलाबी रंग की बिंदी संध्या दीदी को अपने हाथों की लंबी पतली उंगलियों की तरह ही बेहद पसंद थे। उनकी अपनी दुनिया ही गुलाबी थी। साहित्य में पढ़ा था कि प्रेम होने पर आंखों में गुलाबी डोरे तैरने लगते हैं। बीए पास संध्या दीदी अपनी आंखों में भी गुलाबी डोरे खोजने की कोशिश करती और जब कभी कुछ डोरे उन्हें मिल जाते आंखों में तो वे खुशी से गुलाबी गुलाल हो जाती। यह संध्या दीदी के घर और इस दुनिया की 20वीं सदी के उत्तरार्ध का जमाना था, जब लड़कियों की पढ़ाई का मतलब अच्छे घर में उनका ब्याह दिया जाना होता था, क्योंकि ये लड़के अब ऊंचे दहेज के संग पढ़ी लिखी लड़कियों की मांग करने लगे थे। उनकी अम्मा के समय नदिया के पार से लेकर निकाह, प्रेम रोग, चांदनी आदि फिल्मों का जमाना था। अम्मा को फिल्मों से बड़ा लगाव था और इसके लिए वे बाबूजी से लड़कर भी फिल्में देखने चली जाती थीं। बाबूजी के मना करने पर उनको धमका भी देते, बेसी रोकिएगा ना तो बम्बई चले जाएंगे और खुद माला सिन्हा, मुमताज या माधुरी दीक्षित बन जाएंगे। बाबूजी मुस्का कर चले जाते और अम्मा गाने लगती, मेरी दर्जी से आज मेरी जंग हो गई, कल चोली सिलाई आज तंग हो गई। बाबूजी को धमकाने वाली अम्मा दर्जी से सिलाए अनमेल, बेडौल, झोल झाल वाले कपड़े से ही संतुष्ट रहती थी। एक दो धुलाई के बाद सब ठीक हो जाता है। यह अम्मा का सनातन वाक्य था, जिसे उन्होंने सनातन सच की तरह आत्मसात कर लिया था। अम्मा गजब की संतोषी थी। संध्या अलग थी, वे अपने मन की करती थी, इसलिए उन्होंने अपना नाम भी बदलकर संध्या से संध्या कर लिया था। अम्मा ने कहा था, शहरी नाम के देहाती कर रहल हतै। वे बोली, पूरा घर तो देहाती रीति रिवाज से भरल हो, पहले ओकरा न खत्म कर। संध्या को फिट और चुस्त कपड़े पसंद आते। दर्जी के सिले बेडौल झूल झाल वाले कपड़े वे गुड़ी मुड़ी करके फेंक देती। अम्मा डांटती तो फिर उसे वे अपने हाथों से सुई धागा लेकर उसकी मरम्मत या अब की भाषा में कहे तो अल्टरेशन करती रहती, तब तक जब तक कि वे अपने देह को उसमें फिट कर पा लेने का संतोष ना पा लें। सात झंझट से एक निजात उन्हें यही लगा कि अब वे कपड़े खुद ही सीना सीख लें। दर्जी को कपड़े ना देने से सिलाई के पैसे बच जाते। हालांकि दर्जी को दिए जाने वाले सिलाई के पैसे वे अम्मा से लड़ झगड़ कर ले लेती। उसके कभी गोलगप्पे खाती तो कभी हॉल में जाकर सिनेमा देख लेती। सिनेमा उनकी ज़िंदगी का एक और गुलाबी पन्ना था, जिसमें श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित धक धक करने लगती और वे खुद मैं नागिन तू सपेरा की बीन पर अपने आंगन में माँ को लोट लोट कर नागिन डांस दिखाने लगती। माँ, दीदी, दादी, चाची सब हंसते हंसते गुलाबी गुलाबी हो जाते। संध्या दीदी भी गुलाबी होने लगती और अम्मा के हाथ पकड़ पकड़ कर पुराने जमाने के गीत गाने लगती। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी यह दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। संभलना सभी के लिए मुश्किल हो गया था, संध्या दीदी संग पूरे घर के लिए, लेकिन उसके पहले संध्या दीदी के श्याम सलोने सुनील जी के लिए। पता नहीं क्या संयोग था कि सुनील जी को भी गुलाबी रंग बेहद पसंद थे और वे संध्या दीदी के गुलाबी रंग में पूरे प्रेम से डूब गए थे। अब चिट्ठी लिखने का जमाना नहीं था, फिर भी संध्या दीदी ने सुनील जी से गुलाबी और नीले रंग के कागज और लिफाफे मंगवाए थे।
आधे सुनील जी ने अपने पास रख लिए थे। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। लौटते समय सुनील जी ने गुलाबी और नीले रंग के कागज और लिफाफों के साथ ढेर सारी किताबें भी लाकर दे दी थी। उस रात कानों में सरगोशी करते हुए सुनील जी बोले थे, सुन रानी, मेरी रानी, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा ना, तब हम दोनों रोज एक चिट्ठी एक दूसरे को लिखेंगे और रोज रात में इस किताब का पाठ करेंगे। माने? संध्या दीदी पूछती। तुमसे दूर रहेंगे तो तुम्हारी कमी ऐसे ही पूरी करेंगे ना? सुनील जिया जी फुसफुसाते। संध्या दीदी ने किताबें देखनी चाहिए थी। सुनील जी ने मना कर दिया था। अभी नहीं, मेरे जाने के बाद। और हाँ, किसी के हाथ में ना पड़नी चाहिए, ना हमारी तुम्हारी चिट्ठी और ना ही किताब। सब सावधानी से छुपा के रखना है। सुनील जी की आंखों में शरारत थी और होठों पर हर श्रृंगार की खुशबू। रात भर संध्या दीदी सुनील जी की मेरे सपनों की रानी बनी बौराई फिरी थी। फिर सुनील जी चले गए थे। संध्या दी कई दिनों तक उदास कुंभलाई फिरती रहती थी। सुनील जी का फ़ोन करते, संध्या दीदी, सुनील जी का फ़ोन सुनते ही कलेजा मुंह को आ जाता। वे सुबकने लगती। फ़ोन पर बतियाती कम, सुबक कर मनुहार ज़्यादा करती। आ जाइए या मुझे ले चलिए। सुनील जी बोलते, अरे फ़ोन कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, समय आने दो, लेकर आएंगे। आखिर तुम हमारी रानी हो, दिल की रानी। सुनील जी समझाते। संध्या दीदी नासमझ बनी रहती। नीलाभ उस समय छोटे थे, लेकिन अपनी संध्या दीदी पर दिन रात मर मिटने वाले। दोनों की उम्र में लगभग 12-13 साल का फासला था। 12-13 साल का फासला उस वक्त भाई बहनों में कुछ ज़्यादा नहीं था। 14-16 साल का अंतर भी तब बहुत आम बात थी। इसके लिए ना तो भाई बहन शर्म से डूबते थे और ना ही माँ बाप को कोई संकोच होता था। नीलाभ का परिवार शहर में आ गया था। सोफे, फ्रिज, टीवी बदल गए थे। बात व्यवहार में कोई खास अंतर न आया था, लेकिन अन्यथा संध्या दीदी का विवाह भी 20 की उम्र में न हो जाता, वह भी आज के ज़माने में, शहर में। उम्र के इस फासले पर भाई के बदले अगर बहन बड़ी हो तो माँ का काम बड़ा आसान। माँ का सरोकार सिर्फ बच्चे को दूध पिलाने से रह जाता था। नीलाभ के साथ ही ऐसा हुआ था। उनकी सारी देख रेख संध्या दीदी ही करती थी। संध्या दीदी तो नीलाभ को पाकर जैसे गोधुली की आभा से भर गई थी। वे नीलाभ को नहलाने धुलाने से लेकर उनके सारे काम करती रहती। बचपन में सुने मोहल्ले में एक शोहर को अपने लिए बदल दिया था। जुग जुग जिया नीलाभवा कि घरवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया नीलाभवा कि घरवा के भाग जागल हो। मैया गोदिया में आइल भैया कि दीदिया के आस जागल हो। नीलाभ काफ़ी दिनों तक संध्या दीदी को ही अपनी माँ समझते रहे थे। संध्या दीदी के ब्याह के समय वे प्रसन्नता के बदले सदमाग्रस्त थे कि उनकी दीदी घर छोड़कर चली जाएंगी। वे खूब रोए थे। दुल्हे के रूप में सुनील जी को देख वे उसे विलन समझने लगे थे। सुनील जी ने जब मजाक में उन्हें अपनी गोद में खींच लिया था, अरे हमरे बाल गोपाल सार, तनी हमरे लग भी आइए, तब भी नीलाभ के चेहरे से क्रोध की ललई नहीं उतरी थी। ढेर सारी आइसक्रीम और चॉकलेट के बाद ही नीलाभ के चेहरे से क्रोध की ललई प्यार की गुलाबी ललई में बदली थी। शहर में आने के बावजूद गांव से ही प्रेरित रस्मों रिवाज के तहत नीलाभ संध्या दीदी की विदाई के बाद 1 हफ्ते के बाद ही कलेवा लेकर ससुराल गए थे और दीदी को वहां से विदा करवा लाए थे। संध्या दीदी के गुलाबी संध्या फूल जैसे चेहरे पर भर मांग पीला सिंदूर लगाए देख उन्हें बहुत अच्छा लगा था। सुनील जीजाजी ने ढेर सारी चॉकलेट से नीलाभ का बक्सा भर दिया था। गाने से पहले सुनील जी का संध्या दीदी के पास आना जाना लगा रहा। संध्या दीदी और सुनील जी को कमरे में बंद पा नीलाभ गुस्सा जाता। दरवाज़ा खोलने पर उन दोनों के चेहरे जहां आपसी मेल मिलाप के पटाखे फुलझड़ियों से खिले रहते, नीलाभ का चेहरा गेंद की तरह सुजा हुआ रहता।
सिर्फ इस बात से कि जीजा जी ने तो उसके हिस्से की दीदी को अपने साथ बंद किए रहते हैं। फिर तो जीजा जी के आइसक्रीम या चॉकलेट भी उनकी सूजन को कम नहीं कर पाते थे। संध्या दीदी ही उन्हें जब अपने पास बिठाती, उनके बालों को सहराते हुए जुग जुग जियसु गुनगुनाती, तब जाकर धीरे धीरे नीलाव का गुस्सा कम होता। फिर तो दोनों भाई बहन मिलकर चॉकलेट खाते और प्लान बनाते कि इसमें से एक टुकड़ा भी जिया जी को नहीं दिया जाएगा। सामने जो घट रहा था उससे इतर कहीं कुछ और घट रहा था, जिसके कारण संध्या दीदी के चेहरे की सूरजमुखी चमक घनी अमावस में गुम हो गई। पूरा घर तूफानी ओले और बादल फाड़ कर बहती धार में डूब गया। कैसे हुआ और क्या हुआ यह किसी की समझ में नहीं आया, क्योंकि मोटर बाइक एक्सीडेंट ने सुनील जी के पूरे शरीर को 5 फीट 10 इंच की लंबाई चौड़ाई से लोथड़े में बदल दिया था। ट्रक ने पता नहीं किस एंगल से टक्कर मारी थी। संध्या दीदी दरो दीवार से सिर टकरा टकरा कर बेहोश हो जा रही थी। सुबह उनके ताज़ा खिले गेंदा गुलाब जैसे चेहरे पर जैसे सदियों के सूखे पड़े फूलों की पत्तियों का पतझड़ आ गया था। बसंत उनके जीवन से गायब हो गया था और उनके सारे कमरे में गुमसुम गंध फैल गई थी। संध्या, उड़हुल, गुलाब सभी रंग उससे रूठ गए थे। संध्या दीदी घुटने में सिर घुसाए सारे समय अपने कमरे में बैठी रहती। सुबह से शाम तक, शाम से भोर तक। नीलाव बड़े हो रहे थे, शादी और वैधव्य का मतलब समझने लगे थे। संध्या दीदी को देख उनका कलेजा रोता रहता। वे घर में चॉकलेट लाना भूल गए थे। एक दिन उन्होंने सबसे पहले अम्मा से कहा, अम्मा, संध्या दीदी की दूसरी शादी करवा दो ना। अम्मा वहाँ से चुपचाप लंबी सांस लेकर उठकर चली गई। नीलाव मायूसी से अम्मा को जाते देखते रहे थे। अपने कमरे के दरवाजे के बाहर निकलते हुए संध्या दीदी ने नीलाव की बात सुन ली थी। वे चुपचाप अपने कमरे में उल्टे पांव लौट गई थी। कमरे की सभी दीवारें दरकने लगी थी संध्या दीदी की हिलती देह और आंसुओं से भीगे चेहरे से। संध्या दीदी अब नीलाव को अपने साथ नहीं सुलाती थी। वे अपने कमरे में अकेले सोती। नीलाव बाबूजी के साथ सोने लगे थे। एक रात हिम्मत करके बाबूजी से बोले, बाबूजी एक बात कहें? बोलो। नींद में जाते हुए बाबूजी बोले, संध्या दीदी की दूसरी शादी करवा दीजिए ना। नींद की गोद में जाते हुए बाबूजी जैसे जलते तवे पर बिठा दिए गए थे। वे छिटपटा कर उठ बैठे, बत्ती जलाई, नीलाव का चेहरा देखा जिस पर अपने दीदी के वर्तमान और भविष्य की चिंतित रेखाएं दिखाई दे रही थी। बाबूजी ने पूछा, किसने तुमसे यह कहा? किसी ने नहीं बाबूजी। संध्या बोली है क्या? नहीं बाबूजी। फिर तुम्हारे दिमाग में यह बात आई कहाँ से? संध्या दीदी को देखकर बाबूजी, वे सारे समय रोती रहती हैं, उदास रहती हैं। पहले वह कितना हंसती बोलती थी, हमारे साथ खेलती बोलती थी। भाग्य ने उसकी हंसी छीन ली बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं? दीदी की शादी फिर से करके उनकी हंसी नहीं लौटा सकते हैं। हम लोगों में यह नहीं होता है, आगे से फिर ऐसा मत कहना। बाबूजी ने करवट बदल कर सो गए। सोए क्या, जागते रहे। नीलाव भी दूसरी करवट जगे रहे। संध्या दीदी करवट बदल बदल कर जगी रहती। अम्मा कुछ दिनों तक उसके साथ सोई थी, फिर संध्या दीदी ने ही मना कर दिया था। अम्मा ने भी जोर नहीं दिया। ससुराल वाले दोबारा नहीं आए। जब नाथ ही चला गया तो उसका पगहा लेने कौन आए और कौन जाए। संध्या दीदी घर की परमानेंट मेंबर हो गई। उदासी भी उनके चेहरे का परमानेंट भाव हो गया। नीलाव बड़े होते चले गए। वे पढ़ने के लिए दरभंगा से दिल्ली चले गए। वे हर बार फोन करते, दीदिया तोरा लागी कथी ले ले अइयो? कुछो ना। तब वो कुछ तो बोली, कहलियो ना जे कुछ ना चाहिए। घर लौटते तब नीलाव जबरन संध्या दीदी की गोद में लेट जाते। दीदिया उस सोहर गा भी ना। बहुत जिद करने पर संध्या दीदी सोहर गा देती, सपाट स्वर में। गाते समय आंखों से टप टप मेघ झरते रहते। धीरे धीरे नीलाव ने गाने की फरमाइश बंद कर दी थी। संध्या दीदी ने किसी को भी अपने कमरे में घुसने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि उसकी साफ सफाई भी खुद ही करती थी।
उनका बक्सा साड़ियों से अटा पड़ा था, लेकिन वे केवल 3-4 साड़ियाँ बदल बदल कर पहनती रहती। फिर संध्या दीदी बीमार रहने लगी। माहवारी में खून तो बहता ही, बीच बीच में भी श्राप शुरू हो जाता। श्राप के बीच का अंतर कम होने लगा, श्राप की मात्रा बढ़ने लगी। शहर की लेडी डॉक्टर को दिखाया गया। उन्होंने आगे के डॉक्टर को रेफर कर दिया और आने वाली रिपोर्ट से सभी स्तब्ध रह गए। डॉक्टर ने पूछा, इनकी उम्र? फिर खुद ही प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा देख कर चुप हो गए। बोले, आमतौर पर यूट्रस का कैंसर मेनोपॉज के बाद या 50 साल की उम्र से शुरू होता है। इतनी कम एज का यह पहला केस मेरे पास आया है, वो अभी 4th स्टेज में। बेटे, तुम्हें पता कैसे नहीं चला? संध्या दीदी चुप ही रही। डॉक्टर ने अम्मा से पूछा, आपको भी नहीं पता चला? इन्होंने आपको कभी कुछ बताया नहीं? आंसू बहाती अम्मा ना में सिर डुलाती रही। घर में मातम छा गया। खून बहाते बहाते संध्या दीदी एक दिन रक्त और देह की परिभाषा से अलग होकर कहीं चली गईं। नीलाभ हतप्रभ रह गए। इतनी जल्दी? ना तो संध्या दीदी की जाने की उम्र थी अभी, और ना ही नीलाभ की इतना सब कुछ समझ पाने की। 12-13 साल छोटे थे वे उनसे। संध्या दीदी की जब शादी हुई थी तब वे 9-10 साल के थे। एक बार जब सुनील जी के साथ संध्या दीदी सिनेमा देखने गई थी, जाने क्यों नीलाभ उनके कमरे में चले गए थे। उनके बिस्तर पर लेट गए थे। सिरहाने कुछ चुभा तो उसे देखने के लिए तकिया उठाया, और तकिया के नीचे जो निकला उसे देखकर उनकी अपनी ही सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उम्र भले कम थी, फिर भी इतनी समझदारी तो आ ही गई थी कि यह किताब कोई सामान्य किताब नहीं है। इस किताब को किसी के सामने लेकर जाकर पढ़ा नहीं जा सकता है। नीलाभ की समझ में सब आने लगा, तो इसलिए संध्या दीदी और सुनील जिया जी अंदर के कमरे में बंद होकर ही करते रहते हैं। संध्या दीदी जिस दिन दुनिया से गई, उस दिन उनके कमरे में जाने का किसी को होश नहीं रहा। दूसरे दिन उस कमरे में दिया जलाने के लिए जब अम्मा को उठाया गया, तब जाने क्यों नीलाभ एकदम चौंक पड़े। जल्दी से बोले, अम्मा तू हमारा दिया दे दे, हम दीदी के कमरे में रख आते हैं। दिया लेकर नीलाभ कमरे में गए। उसे भीतर से बंद कर लिया। संध्या दीदी के 2-3 बक्से थे। उन्होंने एक एक कर सभी बक्से खोले। सभी में शादी की साड़ियाँ भरी हुई थी। नीलाभ पागलों की तरह सभी साड़ियाँ बाहर निकालने लगे। हर दूसरी तीसरी साड़ी के बीच एक किताब रखी हुई थी, लगभग 30-35 किताबें। इन सभी किताबों को देखकर नीलाभ हैरान रह गए। एक बक्से में एक थैला था जिसमें सुनील जिया जी की चिट्ठियां भरी हुई थी। जाने किस चुंबकीय आकर्षण से वे उन सभी चिट्ठियों को निकाल निकाल कर पढ़ने लगे। प्रेम रस में सराबोर इमरती जलेबी होती चिट्ठियाँ, प्रेम के सभी शास्त्र को धत्ता बताती चिट्ठियाँ। 2-4 चिट्ठियों को पढ़ने के बाद नीलाभ ने उन सभी को उसी थैले में फिर से बंद कर दिया। बिस्तर के नीचे भी कई किताबें थी। एक किताब के भीतर का पन्ना मोड़ा हुआ था, मतलब संध्या दीदी इन सबको पढ़ते हुए ही विदा हुई थी। नीलाभ की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू किताब के खुले पन्ने पर बेतहाशा गिरते रहे। पन्ने गीले हो गए। नीलाभ ने गीले हो आए पन्ने को मोड़ा, कोना सीधा किया, लंबी सांस लेकर उसे सूंघा। उसमें संध्या दीदी के साथ साथ सुनील जिया जी की भी खुशबू भरी हुई थी। फिर सारी सावधानी से किताबों को एक जगह समेटी। चिट्ठियों और किताबों को एक कार्टन में पैक करके ब्राउन सेलो टेप से खूब अच्छे से बंद कर दिया। दूसरे तकिया के नीचे चॉकलेट के कुछ खाली रैपर थे। एक चॉकलेट नया था। नीलाभ ने उसे खोल लिया और खाने लगे। उन्हें सुनील जिया जी का मजाक याद आया उस वक्त। अरे हमर ननकू सरऊ, जब तुम्हारा ब्याह होगा ना तो तुम्हारी स्वीट हार्ट को तुम्हारी दीदी के पास लावेंगे और तब पूछेंगे, अब कहो मन कैसा लग रहा है। किताबों वाले पैक कार्टन को एक बार फिर से अच्छे से देखते हुए नीलाभ ने भीतर से दरवाज़ा खोला। बाहर की हवा और सूरज की रोशनी दोनों एक साथ अंदर आए, लेकिन उस हवा और रोशनी से नीलाभ का तन मन नहीं खिला। वे हिलक हिलक कर रो रहे थे। सभी को मालूम था नीलाभ और संध्या दीदी का प्रेम
एक तरह से संध्या दीदी ही तो उनकी माँ थी। अम्मा ने तो केवल उन्हें जन्म दिया था। कितना प्यार करती थी संध्या दीदी उन्हें। हर राखी और भाई दूज में उसके लिए बड़े मन से थाली सजाती थी। संध्या दीदी के साथ वो खूब खेलते थे। संध्या दीदी उन्हें खूब गुदगुदी लगा लगा कर हंसाती थी। दोनों भाई बहन हंस हंस कर लोटपोट होते रहते। नीलाभ को इतनी गुदगुदी लगती थी कि अंत में वो कहने लगते, अब नए के दीदिया, अब नए। नीलाभ कमरे के दरवाजे से बाहर नहीं आ सके, वहीं बैठ गए और फुट फुट कर रोने लगे। इतना कि अम्मा डर गई। बाबूजी बाहर से आए, नीलाभ को जमीन पर से उठाया और कुर्सी पर बिठा दिया। बाबूजी ने सांत्वना का हाथ नीलाभ के माथे पर रखा। नीलाभ फूट पड़े। बोले थे आपको कि दीदी की शादी करवा दीजिए। शादी हो गई रहती तो आज संध्या दीदी हमारे पास होती। बहुत बड़े नहीं थे नीलाभ, लेकिन चुपके से एक दिन संध्या दीदी का इलाज कर रहे डॉक्टर से मिल आए थे। पूछ आए थे क्या क्या हो सकते हैं कैंसर होने के कारण। डॉक्टर ने बताया था मोटापा, जेनेटिक, मन में कोई गांठ, लाइफ स्टाइल, कोई चिंता या कई बार। प्लीज़ डॉक्टर, मुझे सब बताएं। डॉक्टर ने नीलाभ की ओर देखा। मूंछों की रेख आने लगी थी। चेहरे पर किशोर वय के भाव थे जो वक्त की नजाकत के कारण एक वयस्क के भाव लेने लगे थे। डॉक्टर ने अपनी हिचकिचाहट पर काबू रखते हुए कहा, समटाइम्स लैक ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप। तुम्हारी दीदी शादीशुदा थी ना? जी, विडो। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। डॉक्टर तो समझ गए थे, घर के लोग नहीं समझ पाए थे। समय को बीतता है और बीत जाता है। नीलाभ अब बड़े पत्रकार हो गए थे, शादी भी हो गई थी और वे दूसरे शहर में रहते थे। उस घर से जाते समय अपने सामानों के साथ साथ संध्या दीदी की किताबों और चिट्ठियों वाला कार्टन भी लेते गए थे। किसी को भी उस कार्टन को खोलने की इजाज़त नहीं थी। केवल एक बार अनपैक किया हुआ संध्या दीदी की कहानी अपनी पत्नी दिशा को सुनाते समय दिशा ने सारी किताबें देखी, कुछ चिट्ठियाँ पढ़ी थी, कुछ चिट्ठियाँ पढ़ी भी। नीलाभ के सामने वह शर्म से लाल होती रही। नीलाभ गंभीर बैठे रहे। बोले, यह शर्म का नहीं सोच का विषय है दिशा। किसी के मन की कामना को समाज की तथाकथित मान्यताओं के ऊपर बलि चढ़ा देना यह हत्या है। समाज द्वारा की जाने वाली हत्या, अपने लोगों द्वारा की जाने वाली हत्या। क्या होता अगर संध्या दीदी का ब्याह फिर से करवा दिया जाता? तब शायद उन्हें कैंसर नहीं हुआ होता, शायद वे बच गई होती। तब शायद वह खुद इन किताबों और चिट्ठियों को नष्ट कर गई होती, या शायद इन किताबों से अपने जीवन में प्रेम की फूही बरसाती होती। देखो तो दिशा, सुनील जिया जी और संध्या दीदी का प्रेम अपने लाल गुलाबी रंगों को छोड़ता हुआ पीले रंग में पहुंच गया था। गौर से देखो इनकी एक चिट्ठियाँ। दिशा, तुम्हें इन पर प्रेम के पीले अक्षर दिखाई देंगे और एक किताबें तुम्हें पीली पुस्तक नहीं, हल्दी से रंगी दिखेगी। हल्दी तो शुभ और सेहतमंद होती है ना दिशा। नीलाभ ने कार्टन को फिर से उसी तरह से पैक कर दिया। दिशा चुपचाप नीलाभ को देख सुन रही थी, उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ समय पहले आई शर्मिंदगी की लहर अब विचारों के प्रवाह में घुल गई थी। नीलाभ बोले, तुम इन तथाकथित मान्यताओं की बेड़ियों में मत बंधना दिशा। कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम दूसरा ब्याह जरूर कर लेना, और जो हम साथ साथ रहे और हमारे बच्चे हुए तो उन्हें शरीर के बाहरी भीतरी हर अंग प्रत्यंग की समुचित शिक्षा और सलाह हम दोनों मिलकर देंगे। खुली बातचीत का ऐसा माहौल रखने की कोशिश करेंगे जहाँ न कोई संध्या दीदी बने और न इन पुस्तकों की ज़रूरत पड़े। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से नीलाभ फुट फुट कर रोए थे। दिशा ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया था। नीलाभ को लगा जैसे वे संध्या दीदी की गोद में है। उनके मुंह से निकला, फिर से उस सोहर गावी न दीदिया। नीलाभ किसी गहरी झील में चले गए थे। झील में एक नाव थी। नाव में संध्या दीदी और नीलाभ बैठे हुए थे। नीलाभ के बाल को सहलाती संध्या दीदी सोहर गा रही थी, जुग जुग जियसु नीलभवा। नीलाभ ने आंखें खोली। पत्नी के खुले बाल उनके चेहरे पर झूल रहे थे। वे बोले, हमारे जब बच्चे होंगे दिशा तो हम यह सोहर गाएंगे अपने बच्चे के लिए,
भले मेरा स्वर सुर के बदले रेंकने लगे। दिशा थोड़ा इतराई, तब की तब देखेंगे। अभी तो वह गुनगुनाई, तू केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर ना करदा। नीलाभ के सोहर जुग जगह जिया सुन लभवा और दिशा के तू केयर नहीं करदा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने लगे और ओवरलैप होने लगे दोनों की सांसों के सुर और सरगम। इतिश्री। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। लाइक और शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद।